तो अब हम पढ़ेंगे अस्थमा सीओपीडी के बारे में। ठीक है, सीओपीडी और अस्थमा के बारे में। तो इस सब की शुरुआत करते हैं हम स्पायरोमेट्री से। ये इस तरीके की स्पायरोमेट्री होती है। ये जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसको कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इंस्पायर करते हैं तो इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोड़ते हैं सांस तो उसे कहते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पूरी सांस लेके हमने सांस छोड़ दी, लेकिन फिर भी जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बच जाता है उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। अब कुछ कैपेसिटी है जो हमें याद करनी होती है, जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो गया कि टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मली आपने इंस्पायर किया प्लस जो फोर्सफुली आपने इंस्पायर किया, तो वो दोनों को कॉम्बाइन कर दो तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि रिजर्व वॉल्यूम तो है उसके अंदर कंबाइन, प्लस उसके अंदर और क्या जोड़ना पड़ता है हमें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बन जाता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये इस तरह के कुछ लूप्स या चार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें पहचानना होता है कि ये क्या शो कर रहा है। जैसे कि ये जो पैटर्न दिख रहा है ये होता है नॉर्मल। अब इसी के जैसे ये नया बना हुआ है वॉयलेट कलर का, और ये छोटा बना हुआ है। छोटा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है इसको क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसी ने बड़ा बनने से। तो इसलिए याद रखो कि रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न के अंदर इस तरीके का चार्ट हमको देखने को मिलता है। फिर देखो जब इस तरीके की ये स्लाइड बन जाती है इसके अंदर, तो उससे कहते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। कौन सा टाइप? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। अब देखो अब फ्लैटनिंग पे बात करेंगे। अगर दोनों ही तरफ एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी दोनों ही तरफ पे फ्लैटनिंग अगर मौजूद है तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद हम वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अगर दोनों ही जगह पे फ्लैटनिंग है तो उसे कहते हैं हम फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन। और ये हमें देखने को मिलता है ट्रेकियल स्टेनोसिस के अंदर और लैरिंगोस्पैज्म के अंदर। अब हम पढ़ने वाले क्रॉस निमोनिक। देखो इसके अंदर हमें फ्लैटनिंग कहाँ देखने को मिल रही है, इंस्पायरेटरी। तो इंस्पायरेटरी के लिए हमें याद रखना है एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रॉस निमोनिक, और ये कौन सा वाला है, वेरिएबल है। और वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है ड्यू टू वोकल कॉर्ड पैल्सी। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्सपायरेटरी की तरफ क्या है, फ्लैटनिंग है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ट्यूमर, ग्रेनुलोमा और फॉरेन बॉडी ट्यूमर। ट्यूमर हो गया, ग्रेनुलोमा हो गया, फॉरेन बॉडी ट्यूमर हो गया। स्पायरोमेट्री की बात करते हैं तो FeV1 और डिवाइड बाई FVC की हम बात करते हैं। अगर ये कम है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव है, और अगर ये नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्टिव है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हम फिर करते हैं ब्रोंकोडायलेटर चैलेंज। अगर FeV1 बढ़ जाता है तो उसे कहेंगे हम अस्थमा, और अगर कोई चेंज नहीं आता है तो वो हो जाएगा हमारा COPD। अब COPD के अंदर भी दो तरह की बीमारियां होती है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक एम्फाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं DLCO का। ये कम मात्रा में होता है एम्फाइसीमा के अंदर और नॉर्मल मात्रा में होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न की। तो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न के अंदर हम DLCO की बात करेंगे। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में दिक्कत है, चेस्ट वॉल में कोई डिफॉर्मिटी है। और अगर DLCO कम हो जाता है तो इसका मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई, या पल्मोनरी एडिमा हो गया, या फिर ARDS हो गया। इज इट क्लियर? दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। अब हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा की खासियत होती है कि ये रिवर्सिबल होता है और इंड्यूसिबल होता है। फिर आती है बात एक्सट्रिंसिक अस्थमा की और इंट्रिंसिक अस्थमा की। एक्सट्रिंसिक अस्थमा को हम एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद एटोपिक ट्रायड। एटोपिक ट्रायड क्या होता है, इसके अंदर एक अस्थमा तो है ही, इसके अलावा इसके अंदर होता है एलर्जिक राइनाइटिस और
एक्जिमा। ठीक है, मतलब सारी एलर्जी वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। अस्थमा एलर्जिक होता है, एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जिक होता है, और एक्जिमा भी क्या होता है, एलर्जिक होता है। तो इसका ऑनसेट मोस्ट कॉमनली चाइल्डहुड के अंदर होता है, और इम्यूनोग्लोबिन ई जो होता है वो इसके अंदर बड़ा होता है। वहीं बात करें हम इंट्रिंसिक अस्थमा की। एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया बाहर से कोई एलर्जन जो है वो इंड्यूस कर रहा है। अब इंट्रिंसिक के अंदर है वो नॉन एलर्जिक है, नॉन एटोपिक है। इसके अलावा इसे इडियोसिंक्रेटिक अस्थमा भी कहते हैं। एक सेम्टर्स ट्रायड होता है विच इंक्लूड अस्थमा, क्योंकि हम अस्थमा की बात कर रहे हैं। नेसल पॉलिप हो गया, नेजल पॉलिप, और सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन। सेम्टर्स, अस्थमा, नेजल पॉलिप और सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन। इसका ऑनसेट जो होता है वो अडल्टहुड के अंदर होता है। इम्यूनोग्लोबिन ई इसके अंदर नॉर्मल मात्रा में होती है, और जो स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं तो ये नेगेटिव शो करता है। अस्थमा की खासियत होती है कि इसके अंदर वीजिंग मिलती है ऑस्कल्टेशन में। नीट पीजी के हिसाब से साइन और सिम्टम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू डायग्नोसिस जितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बात है कि ऑल दैट वीजेस इज नॉट अस्थमा। तो वीजिंग की डीडी के अंदर हम बात करें तो सीओपीडी देखने को मिलता है। एस्पिरेशन हो गया फॉरेन बॉडी का, तो भी वीजिंग देखने को मिलती है। ब्रोंकियोलाइटिस में देखने को मिलता है, जीईआरडी में मिलने को देखता है, एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मनरी एस्परजिलोसिस इसके अंदर देखने को मिलता है। चर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम के अंदर हमें अडल्ट ऑनसेट अस्थमा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पल्मनरी फंक्शन टेस्ट की। तो एफवीवी और एफवीसी लेस देन 80% होता है। जब ब्रोंको डायलेटर देते हैं तो ये जो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट के जो भी मेजरमेंट है वो सब बढ़ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट रिवर्सल कब बोलेंगे, एफईवी1 में। जब एफईवी1 में मोर देन 12% इंक्रीमेंट होता है तो उसे कहेंगे हम सिग्निफिकेंट रिवर्सल। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन अस्थमा के लिए। तो 3 क्लासेस है इसके अंदर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 के अंदर है ब्रोंकोडायलेटर, क्लास 2 के अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जैसे कि स्टेरॉयड हो गई, कोर्टिकोस्टेरॉयड हो गई, और क्लास 3 के अंदर आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसका एग्जाम्पल है क्रोमोलिन। अब हम बात करते हैं क्लास 1 की। तो क्लास 1 के अंदर आते हैं ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन से होते हैं, साबा होता है, लाबा होता है और लामा होता है। तो इन तीनों के एग्जांपल्स की बात करें, साबा से याद रखो एल्ब्यूट्रियोल, लाबा में याद रखो सैलमेट्रोल, और लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है ये, एगोनिस्ट नहीं है, एंटागोनिस्ट है। तो इसका एग्जांपल है टायोट्रोपियम और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब क्लास 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड आता है प्रेडनिसोन, और इनहेल्ड के अंदर आता है ब्यूडेसोनाइड और फ्लूटिकासोन। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं मोन्टेल्यूकास्ट और जी-ल्यूटोन। तो बात करते हैं इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड की, जिसके अंदर हमने बात करी ब्यूडेसोनाइड की और फ्लूटिकासोन की। तो ये जो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है ये हम देते हैं मीटर डोज इनहेलर के अंदर, इनको भर के देते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है मीटर डोज इनहेलर का, कि ये जो ड्रग होती है ये डिपॉजिट होने लगती है किसके अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर। इसीलिए इनहेलर के साथ हमें और क्या यूज़ करना चाहिए, स्पेसर यूज़ करना चाहिए। स्पेसर यूज़ करेंगे तो दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ड्रग डिपॉजिटेड इन द ओरोफेरिंग्स। एक होता है ब्रिटल अस्थमा। ब्रिटल अस्थमा क्या होता है, ब्रिटल मतलब सीवियर अस्थमा होता है ये, ठीक है। वेयर पेशेंट हैव वेरी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग अटैक डिस्पाइट अप्रोप्रिएट थेरेपी। मतलब किसी पेशेंट को अस्थमा है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, लेकिन फिर भी उसे अस्थमा के फ्लेयर्स आ रहे हैं, अस्थमा की अटैक आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं ब्रिटल अस्थमा। इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन देते हैं। अब किससे काम चलेगा, सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन देनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट अस्थमा एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीओपीडी। इट इज सिंपल। सीओपीडी के 2 टाइप होते हैं, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा के 3 टाइप होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ,
जैसे कि पहला हो गया सेंट्री एसिनर। अब ये सेंट्री एसिनर भी हो सकता है, सेंट्री लोबुलर भी इसका नाम हो सकता है। बस पहले ध्यान रखना है सेंट्री आ रहा है, ये मोस्ट कॉमन है और ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है किसके अंदर, स्मोकर्स के अंदर। फिर आता है पैन एसिनर और पैरासेप्टल। पैन एसिनर जो होता है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण होता है और ये मेनली नॉन स्मोकर के अंदर देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम पैरासेप्टल की, दिस इंक्रीजेज द रिस्क फॉर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। देखो पैरासेप, सेप से याद रखो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, एस भी आ रहा है पी भी आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। पैन एसिनार की बात करें तो ये नॉन स्मोकर के अंदर देखने को मिलता है, ए आ रहा है ए से याद रखो एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में होता है। ये डायग्राम है। एक बात ध्यान रखनी है कि सीओपीडी के पेशेंट में हम वेंचुरी मास्क देते हैं। ये वेंचुरी मास्क कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसके अंदर ये कलर कोडिंग ये इस तरह की कुछ होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम किसी ने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया है या एमआई है या ट्रॉमा विक्टिम है, तो उस कंडीशन में जो प्रेफर किया जाता है मास्क वो होता है नॉन रीब्रीदिंग मास्क, और ये नॉन रीब्रीदिंग मास्क कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। वेल दिस इज़ ऑल।